आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। और इस सेट में मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास राज्य बनाम चमकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधित किया गया? ऑप्शन ए विधि के समझ समानता का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी, ओके, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ये तो आपको पता है, समान का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 17 में है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ओके, तो सब याद कर लीजिएगा। मद्रास राज्य बनाम चमकम दोराई राज मामले में निर्णय के आधार पर प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। इस तरह अनुच्छेद 15 का 4 स्थापित हुआ, जिसमें कहा गया कि राज्य में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछड़ी जातियों और समुदायों में विभिन्न अनुपात में स्थानों को आरक्षित किया गया। ओके, तो ये याद कर लीजिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है? 1951 में हुआ है। और अनुच्छेद 15 के जो 4 हैं वो शैक्षणिक एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है। ओके, तो ये याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के 21 के अंतर्गत ऑप्शन ए विपरीत लिंगियों के अधिकार, ऑप्शन बी दूसरे में है क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, तीसरे में है बच्चों को जन्म देने वाली मंदित मना महिलाओं के अधिकार। ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। विपरीत लिंग तो आपको पता है, क्रेनियोपैगस मतलब होता है जो बच्चे जो होते हैं उनके जो सर होते हैं वो सटे हुए होते हैं, जुड़वा होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं क्रेनियोपैगस जुड़वा का अधिकार। और यहाँ पे जो है मंदित मना महिलाओं का मतलब कि जिन महिलाओं का जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उनके जो बच्चे के देने का जो अधिकार होता है, बच्चों को जन्म देने का जो अधिकार होता है, उन महिलाओं को भी संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक से स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 21 में किस बात पे फोकस किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जो उपरोक्त 3 हैं उनको भी प्राप्त है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही देखना है। पहले में है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करना, दूसरे में है कि किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, तीसरे में है बाल मजदूरी पर रोक और चौथे में है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए में 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 3 सेम है, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ये तो पहले ही छट गया क्योंकि ऑप्शन सेम है। सपोज मान लीजिए ये 3 नहीं है, 1 और 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3। ओके, क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार तो पता होगा कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। ओके, तो ऑप्शन ये 1 भी होगा कि मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध इसमें किया गया है, बेगार या जबरन काम करवाने का अधिकार पर निषेध है, बाल मजदूरी पे प्रतिषेध, कंपनी में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पे प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, 24 में किया गया है, तो ये याद कर लीजिएगा। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 1 में दिया गया है। ओके,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी पर रोक इत्यादि शामिल है। किसमें? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में। यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा युग्म सुमेलित है। 3 गलत है और 1 सुमेलित है। पहले में है अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, बी में देखिए शिक्षा का अधिकार, सी में है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार और डी में है कि कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का। तो इसमें बताएं कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। और अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार किस में होगा? तो 22 में होगा। ओके। शिक्षा का अधिकार किस में होगा? तो अनुच्छेद 21 के ए में होगा। और शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, ओके, ये है अनुच्छेद 19 के 1 के बी में है। ओके, इस अनुच्छेद को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार 22 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार 19 के 1 के बी में है। और कोई भी पेशा चुनने या अनुच्छेद 19 के 1 का जी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये सब अनुच्छेद का मैं विस्तार करूंगी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें गलत ढूंढना है, तो इसमें बताएं आंसर कौन सा होगा। और ये क्वेश्चंस जो है मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, समझना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो इसमें असत्य जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल नहीं करता है। ठीक है। और इसके ऑप्शन देखा केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता, बल्कि अंतरधार्मिक समानता महत्वपूर्ण है। ओके, अंतरधार्मिक समानता मतलब धर्म के अंदर जो जितने संप्रदाय हैं, छोटे छोटे संप्रदाय, उसमें समानता स्थापित करना। ठीक है। विभिन्न वर्गों में समानता स्थापित करना, जैसे हिंदू धर्म में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उन सब में समानता स्थापित करना। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक आज़ादी से। जैसे कि अल्पसंख्यक समुदायों की आज़ादी की बात कही गई है अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है। ओके, इसके धर्म, लिपि, भाषा, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है और साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रबंध करने का अधिकार भी दिया गया है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी को देखते हैं। डी में दिया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व का एक ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है। अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक, अंतर्धार्मिक मतलब धर्म के अंदर की बात कह रहा है, धर्म के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके अंदर की बात, उसके संप्रदाय की बात। तो यहाँ पे अंतर्धार्मिक मतलब होंगे कि बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों के वर्चस्व की बात कर रहा है कि इसमें समानता स्थापित हो। ठीक है। और राज्य किसी भी धर्म के प्रति झुकाव ना हो, सभी के प्रति समान भाव रखे। और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, तो वो जो भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, इसका आंसर क्या था? ऑप्शन बी। ओके, हाँ, ये धर्मनिरपेक्ष किसी की नकल नहीं करता, पश्चिमी भारत की, सॉरी, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धार्मिकता की नकल नहीं करता। और 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों के अंतर्गत आता है। पहले में शिक्षा का अधिकार, दूसरे में समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, तीसरे में भोजन का अधिकार। तो ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी सभी। तो मानव अधिकारों का कौन कौन सा अधिकार आता है इसके अंतर्गत? तो ऑप्शन डी होगा इसमें, सभी अधिकार जो हैं, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, सभी आते हैं। और इसके अंतर्गत और भी अधिकार देखते हैं, जैसे
मानवाधिकारों की घोषणा, व्यापक उद्घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में अपनाया गया। ये आप याद कर लीजिएगा, 1948 में अपनाया गया। इस उद्घोषणा में ऐसे साझा मापदंडों को अपनाया गया है जिन्हें सभी राष्ट्रों को प्राप्त करना है। इसके तहत प्रमुख जो अधिकार हैं, जैसे जीवन का अधिकार, ओके, कानून के समक्ष समानता और कानूनों के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा और वस्त्र, आवास और चिकित्सा सेवाओं का अधिकार, भोजन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहले में गिरफ्तारी किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे में क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? और सी, इसका दोनों सही है। ओके, ऑप्शन सी होगा। डिस्क्रिप्शन देख लें। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 उस व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है जिसे सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है या नज़रबंद किया गया है। जिस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में सूचित करने का अधिकार होगा। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका कारण बताना होगा। वकील या अधिवक्ता से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार होगा भी। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार होगा। ये ध्यान रखिएगा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने, यात्रा के समय को छोड़कर। यदि मजिस्ट्रेट हिरासत की अवधि को बढ़ाता नहीं है तो 24 घंटे के भीतर ही रिहा किया जाएगा। ओके, और ये कौन करता है? तो मजिस्ट्रेट करता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अवसर की क्षमता का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? समता। इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, प्रस्तावना और मूल अधिकार होगा इसका आंसर। ओके, प्रस्तावना में अवसर की समता प्राप्त कराने का उल्लेख है और मूल अधिकार के अनुच्छेद 16 में अवसर की क्षमता का उल्लेख है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन आधारों पर राज्य व्यक्ति की धार्मिक कार्यों के प्रबंधन स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? ठीक है, कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहा है तो उस पर किस आधार पर राज्य प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इसका मतलब ये है, तो पहले में है लोक व्यवस्था, दूसरे में राज व्यवस्था, तीसरे में स्वास्थ्य। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लोक व्यवस्था के आधार पे भी स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, सदाचार के आधार भी और स्वास्थ्य के आधार पे भी। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन यानी कि रोक के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रखा गया है। यदि इन तीनों के आधार पर विधि के जो स्वतंत्रता दिया गया, धार्मिक कार्यों का जो अधिकार दिया गया, उसके तहत प्रतिबंध लगाया जाएगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए PN भगवती, ऑप्शन बी HL दत्तू, ऑप्शन सी जस्टिस खेयर, ऑप्शन डी दीपक मिश्रा। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए PN भगवती, 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था। तो भारत में न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक माना जाता है। यह एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकल स्टैंडिंग, यानी इसका मतलब होता है कि केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है। ओके, और ये जो है जनहित याचिका ये यूएसए से लिया गया है। ओके, 1980 के दशक में भारत में प्रचलित हुआ। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले में धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। दूसरे में कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम आपको वो बता चुके हैं कि अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। ओके, क्योंकि संचालित करने का अधिकार तो है, ये तो गलत दिया हुआ है। भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हों उनको भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। भाषा, संस्कृति और लिपि भी। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, यहाँ पे लिपि नहीं दिया है, लिपि भी होगा, को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उसे संचालित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में जो है अल्पसंख्यकों के अपने अधिकार का वर्णन किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी निषेधाज्ञा, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी परमादेश, सरकारी पद को बचाने के लिए। ओके, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी होगा। अधिकार परीक्षा की रिट अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। अन्य 4 रिट भी हैं, जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध से हटाकर इसे जारी करने हेतु तो कोई अन्य संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से समुदायों को धार्मिक मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी इसमें देखना यह है कि कौन से अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पहले में है यहूदी, दूसरे में ईसाई, तीसरे में जैन, चौथे में कबीरपंथी और 5वें में सिख। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, ये नहीं होगा। तो बताएं इसका आंसर जो होगा वो सी। 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 5, 4 तो नहीं होगा, 4 तो कबीरपंथी है। ओके, भारत सरकार द्वारा अपने राजपत्र में भारत के 6 समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें कौन है याद कर लीजिएगा, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, पारसी, सिख, जैन और बौद्ध। भाषाई आधार पर भी ये इम्पोर्टेंट है कि क्या भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं। तो भाषाई आधार पर भी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हो, ठीक है, परंतु भाषा आधार पर भी कम हो तो उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करेंगे। ओके, तो 2 आधार हो गए, एक संख्या आधार हो गए और एक भाषा आधार हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किन अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना जाता है। तो पहले में आजीविका का अधिकार, दूसरे में विदेशी यात्रा का अधिकार, तीसरे में प्रतिष्ठा का अधिकार। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। अनुच्छेद जो 21 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और विभिन्न वादों के तहत इसमें संशोधन किया गया, अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसमें बहुत सारे अधिकार को समाहित किया गया है, ओके, जिसमें कुछ अधिकार को मैं ले ली हूँ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, याद कर लीजिएगा कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में आया है कि मामले बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार किया है। और इसके अंतर्गत जो विस्तार है कौन कौन से अधिकार को शामिल, जैसे मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ठीक है, जीने का तो अधिकार है किंतु मानवीय गरिमा के साथ। फिर है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो नहीं मिल रहा है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। स्वास्थ्य का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, नालसा 1987। फिर क्या है? त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, किंतु ये भी अधिकार नहीं है क्योंकि 3.5 करोड़ जो मामले हैं वो अभी फंसे हुए हैं। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक फांसी नहीं दिया जाएगा, ये व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, ओके। फिर विदेश यात्रा का अधिकार, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विदेश यात्रा का अधिकार जो है किस वाद में है, तो मेनका गांधी वाद में, ओके। फिर निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जो नैसर्गिक अधिकार है, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार इत्यादि कई सारे अधिकार जो हैं वो मैं इसमें नहीं शामिल की हूँ, ओके। और कई भी अधिकार हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बना लूँगी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 14 की बात कर रहा है। विधि के समझ क्षमता एक नकारात्मक अवधारणा है जबकि विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। दूसरे में है कि विधि के समझ क्षमता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएं क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ख़ास करके ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन से लिया गया क्षमता का संरक्षण का अधिकार अमेरिका से। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा, दोनों सही है, ओके। यहाँ देख लेते हैं कि विधि के समझ क्षमता एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ होता है कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ओके। अर्थात कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए जाते हैं। गरीब अमीर को सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं, किंतु और यह तो गलत है ना कि कोई गरीब है, कोई जो है न्यायालय तक पहुंच पाता है, कोई न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से इसे नकारात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, नकारात्मक अवधारणा है ये। और विधियों का समान संरक्षण ये सकारात्मक अवधारणा है कि जो न्यायालय हो सभी व्यक्तियों के न्यायालय तक पहुंच हो, तो इस सकारात्मक अवधारणा कहा गया है क्योंकि इसमें संरक्षण शब्द का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यायालयों तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सभी व्यक्तियों को किसी भी व्यक्तियों को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। अमीर व्यक्ति हैं तो वो भी उतना ही उनको पहुंच मिलेगी जितनी गरीब को, गरीब की पहुंच तो उतनी ज़्यादा होती नहीं है और पैसे भी ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो लड़ाई लड़ सके, कानूनी लड़ाई लड़ सके। तो इस वजह से इसे जो है कानून के समझ क्षमता जो है नकारात्मक अवधारणा के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, ओके। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो विधि के समझ क्षमता है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ये जो है क्षमता जो है नकारात्मक अवधारणा है, ओके। और ये तो समझ गए कि जो नकारात्मक अवधारणा है क्यों है, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला में है कि भारतीय संविधान अपने सार में पंथ निरपेक्ष है, इसलिए यह किसी भी धर्म या पंथ को सुरक्षा प्रदान नहीं करता, ओके। दूसरे में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 लोगों को नास्तिक होने से प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? अनुच्छेद 25
लोगों को नास्तिक होने का प्रतिबंध करता है क्या? नहीं, ये तो गलत होगा। ऑप्शन ए केवल एक होगा। सॉरी, इसमें क्या कर रहा है ये पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान अपने सार में पंथ निरपेक्ष है। सॉरी, यहाँ पे सार की बात कर रहा है, मूल की बात कर रहा है। तो क्या भारतीय संविधान अपने सार तत्व में मूल रूप में क्या पंथ निरपेक्ष था? नहीं था। पंथ निरपेक्ष, ये जो सार था, सार या मूल रूप में तो धर्म निरपेक्ष था। ओके, धर्म निरपेक्ष था। और 42वें संविधान संशोधन के तहत 76 में 1976 में इसे जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि अपने सार तत्व में, सार में यानी कि मूल में, अपने मूल में पंथ निरपेक्ष है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, सार, सार को ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान अपने सार में धर्मनिरपेक्ष है, जिसका अर्थ है कि उसने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दिया है। यह धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को समाहित रखता है, यानी सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता है। किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं होता है। ओके, संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का मौलिक अधिकार देता है। पंजाबियों को जो पंचककार जो है वो इसी के अंतर्गत दिया जाता है, केस, गड़ा, कंघा, कच्छा और कृपान। ओके, और नेक्स्ट देखिए कि इसमें यह भी शामिल है कि किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को नहीं मानने, पालन और प्रचार नहीं करने का अधिकार भी प्राप्त है, और इस प्रकार किसी को भी नास्तिक बनने पर रोक नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति नास्तिक भी बन सकता है, उसको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ओके, इसलिए तो कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये अधिकार केवल राज्य के कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। दूसरे में कि ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चंस, तो आप बना सकते हैं। ये इसका आंसर क्या होगा? क्या ये अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त है? तो आपको याद होगा 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो यहाँ पे 19 है ना, तो यहाँ पे कह रहा है विदेशियों को प्राप्त, ये तो गलत होगा। तो दो तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये अधिकार केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध है। ऑप्शन ए होगा। ओके, ये 15, 16, 19, 29, 30 याद कर लीजिएगा कि केवल भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। और अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं। पहले में है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। याद कीजिएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 में है। ओके, फिर दूसरा में है कि शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता अधिकार है। तीसरे में है कि संगठन बनाने का और समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। चौथे में देखिए कि भारत में आदर्श रूप से संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब तो जम्मू कश्मीर भी जाते हैं, ओके, संचरण का अधिकार है, परंतु यहाँ पे कुछ जो क्षेत्र हैं जैसे राज्य संरक्षित किए जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, सेंट्रल ईस्ट क्षेत्र, ये सब में अबाध रूप से संचरित नहीं कर सकते हैं, कानून के द्वारा यहाँ प्रतिबंधित होता है। तो ओके, तो क्या है ना कि इस अधिकार के तहत कुछ युक्त राज्य के द्वारा निर्बंधित किया। फिर 5वां नंबर देखिए कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने या स्वतंत्रता है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी बस और निवास सकते हैं। फिर है कि 6 नंबर है कि कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा अपना सकता है, वो अपने अनुकूल हो। ओके, तो ये जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 अधिकार दिए गए हैं, इसे आप रट लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और समझ लीजिएगा कि भारत के किसी भी क्षेत्र में संचरण का अधिकार है, मतलब संचरण का मतलब नहीं बताया हमको कि ये संचरण का जो अधिकार होता है कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार होता है। ओके, और ये सब तो समझ गए हैं कि संगठन बनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि परमादेश रीट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो परमादेश रीट के संदर्भ में कहना है तो पहले में है कि यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, दूसरे में कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने संबंधी आदेश है, तीसरे में कि इसे केवल प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। पहले में है ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 1, 2, 3, ऑप्शन डी में सभी। तो इसमें जो आंसर होगा इसको काट दीजिए, 1, 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा इसमें सही ढूंढना है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी किया जाता है। ओके, और ये सशरीर उपस्थित तो अलग है, केवल प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता और भी इसका विस्तार रूप है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 220 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। ओके, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। और संसद जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को भी यह रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है, संसद दे सकता है, आप ये याद रखेगा। और रीट से संबंधित कितने सारे रीट है ये देख लेते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, ओके, और फिर नेक्स्ट देख लिए अधिकार परीक्षा है। ओके, अधिकार परीक्षा, क्योटो वारंट हो। ओके, क्यों बारे में देख लेते हैं कि रीट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद याद रखिएगा, संसद किसी अन्य न्यायालय को इन रीट को जारी करने का अधिकार दे सकता है। ओके, ये संसद रीट जारी करने के जो अधिकार हों उसको विस्तार कर सकता है, इसे आप याद रखिएगा। परमादेश में देखिए कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा आदेश है, वी कमांड। यह न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है जिसमें न्यायालय उससे अपने उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है जिसमें वो विफल रहा हो या जिनका पालन करने से उसने इनकार किया हो, तो परमादेश जारी किया जाता है। यह किसी भी सार्वजनिक निकाय, किसी निगम, किसी अवर कोर्ट यानी निचली अदालत, साझे उद्देश्यों के किसी न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ जारी किया जाता है। आप ये याद कर लीजिएगा कि सरकारी निकाय किसी निगम के द्वारा, किसी अवर कोर्ट यानी निचली अदालत, साझे उद्देश्यों के लिए जो बनाए गए अधिकरण होते हैं या सरकार के खिलाफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का देख लेते हैं कि यह लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। ओके, यह न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने दूसरे व्यक्ति को हिरासत में लिया है और इसने हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश करता है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानून अधिकार नहीं है या कानून हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा। ऑप्शन ए निषेधादेश, ऑप्शन बी उत्प्रेषण रीट, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी परमादेश। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी हो, ऑप्शन सी होगा अधिकार परीक्षा। ओके, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका कोई कानूनी हक ना हो,
तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हैं या अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ओके, जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? अधिकार परीक्षा, अपरमादेश, सुप्रेषण रीट और निषेधादेश। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी। याद कर लीजिएगा, रीट के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन में आ चुका है ये एग्जाम में। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही ढूंढना है। पहले में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, और दूसरे में कि इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में केवल उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का है, ये तो सही है। दूसरे में देखिए कि इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि पहले किस में जाएगा, किसी में भी जा सकता है। ओके, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए होगा। ओके, और संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया। अगर अंबेडकर के अनुसार पूछा जाएगा किसे कहा गया, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 रीट आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सभी नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों में से किसी में भी पहले जाने का अधिकार होता है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय है और यहाँ पे एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट होता है और अनुच्छेद और उच्च न्यायालय का 226 के तहत। ओके, तो इनके जो अधिकार हैं, अनुच्छेद 32 के तहत जब व्यक्ति के जब मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद 226 में क्या है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारों के प्रति भी रीट जारी किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। तो हम यह कह सकते हैं कि रीट के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं वो उच्च न्यायालय से कम है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। ठीक है, कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया हो तो वो बोलेगा कि ठीक है, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किए हैं, तो उसके तहत आप गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ देने का आदेश भी दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्शल लॉ के संदर्भ में यानी सैनिक लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह अधिकार, यह जो मार्शल लॉ है यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। दूसरे में कि इसे केवल देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ओके, इसे समझ लेते हैं। भारत में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर अनुच्छेद 34 द्वारा मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान है। तो मतलब कि मार्शल लॉ का जो उल्लेख किया गया है मूल अधिकार में अनुच्छेद 34 में किया गया है। ओके, और भारत में मार्शल लॉ के सिद्धांत को इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मार्शल लॉ किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। ओके, किस देश से? तो इंग्लैंड से लिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 34 में इसका वर्णन किया गया है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ की परिभाषा नहीं दी गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे देखिए कि यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहाँ सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के अनुसार संचालित किया जाता है। इस तरह वहाँ पर सामान्य कानून निलंबित हो जाते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में सेना का कानून लागू है तो वहाँ पे जो सामान्य कानून जो चलते हैं वो जो होते हैं निलंबित हो जाते हैं और सैन्य अधिकारियों के द्वारा शासन किया जाता है उस क्षेत्र विशेष में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 34 के तहत उस क्षेत्र में मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ओके, और यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। ठीक है, यह किसी और अधिकार को प्रभावित करता है तो नहीं, यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। यहाँ केवल लगाया, ओके, ध्यान दीजिएगा। और असाधारण स्थिति जैसे युद्ध, हमले, विद्रोह, अशांति, दंगे या कानून के हिंसक उल्लंघन की स्थिति में लागू किया जाता है। इसके लिए भारतीय संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आएगा कि क्या मार्शल लॉ का संविधान में कोई उल्लेख प्रावधान किया गया है? तो नहीं किया गया है। ओके, और इसे केवल देश के कुछ क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है, ना कि पूरे देश में लागू किया जाता है। 24 क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा मतलब कस्टडी में निरुद्ध है, मतलब गिरफ्तार है, और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्तों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? ओके, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 90 दिन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभिरक्षा मतलब होता है पुलिस कस्टडी होता है, और अन्वेषण मतलब जाँच 24 घंटे के भीतर। ओके, अभियुक्ति मतलब जिसे गिरफ्तार किया गया हो उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 15 दिन होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले में है कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। दूसरे में कि अपनी रुचि से मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, मतलब वकील रखने का अधिकार। तीसरे में है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। इसके साथ ही यदि अन्वेषण यानी कि जांच 24 घंटे में पूरा नहीं किया जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्तों को अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश देगा। यदि गिरफ्तारी 15 दिन से आगे बढ़ती है तो उस व्यक्ति को सिर्फ न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जाएगा, ना कि पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा। ओके, और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो इसका आंसर क्या होगा? या इसमें क्वेश्चन पूछा है।
तो बताएं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के तहत। और ये जो वाद है ये इम्पोर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, हादिया वाद में 2017-18 में ये आया है वाद। ओके, वाद में निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 जो है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। हादियावाद, ये याद कर लीजिएगा। हादियावाद तो किस वाद में आया? तो हादियावाद में आया। 26 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन ढूंढना है। पहले में है कि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। दूसरे में कि सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? यहाँ पे एक होना चाहिए और यहाँ पे दो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से संबंधित। ये क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस भी बन जाने चाहिए। तो पहले में है, देखिए कि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं? नहीं, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये तो गलत हो गया। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती है? नहीं, यहाँ पे लगाती। क्यों नहीं प्रतिबंध लगाएगी? किसी अपने अधिकारों का प्रयोग के चलते किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार का हनन हो तो वहाँ पे तो प्रतिबंध लगाएगी ही। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा। ओके, मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। ओके, मतलब जो उचित हो। ओके, मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। हाँ, न्यायपालिका ही करती है। विधायिका यानी जो विधि बनाती है, कार्यपालिका जो कार्य करती है, क्रियान्वयन करती है। कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, अनुचित प्रतिबंध, उचित नहीं, अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध क्या करती है? तो मौलिक अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सभी क्रियाएं की जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे मौलिक अधिकार का जो संरक्षण होता है कौन सी संस्था? तो न्यायालय करती है। 27 नंबर क्वेश्चन है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? ऑप्शन ए में 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 86वें, ऑप्शन डी 52वें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ओके, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार। और ये तो पता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है और इसे जो है वो 300A में जोड़ा गया है और इसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। और इसका तो पता है, और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो दल बदल कानून लाया गया है। ओके, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उस रीति से देगा जो वह उचित समझे। मतलब यहाँ पे ये है कि राज्य के पास जितनी संसाधन होगी उसी के अनुसार काम करेगा, संसाधन के अनुसार। और उस क्षेत्र में कैसा मतलब कि शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का स्तर है, उसी रीति से राज्य जब उचित समझेगा तो वो करेगा, उचित समझे। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में। समझे? जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसके बारे में कह रहा है, ना कि उचित है, ना कि हायर एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहा है। ओके, और
ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। ओके, थैंक यू।